तो रिजल्ट जब आपने देखा, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी इंतजार चल रहा था, चेयरमैन सर आए, उन्होंने बोला, उसके बाद आपका कैसा रिएक्शन रहा? सर पहले मैं ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि सिंस 2000 लोगों की लिस्ट है तो मैं देखूंगी कैसे, और कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि सर्चेबल पीडीएफ शायद नहीं आती है पहले। तो फिर मुझे लग रहा था सर्च करने पे हो सकता है नाम भी ना मिले, बट फॉर्चुनेटली फर्स्ट पेज पे ही मुझे अपना नाम दिख गया, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग रिएक्शन था कि भाई 18 रैंक आपका आया है और आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो कैसे मतलब सर करंट अफेयर्स में जनरली हम मंथली या ईयरली कॉम्पाइलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वो करने के बाद फिर मैं यूट्यूब वीडियोस जो आपकी आती थी, आई थिंक मुझे बजट सर्वे के भी कुछ वीडियोस आपने बनाए थे, तो वो मैं रेफर करती थी ताकि मेमोराइज करने में मुझे हेल्प हो पाए। तो आप जो है जैसे स्टडी आईक्यू के माध्यम से आपको क्या क्या हेल्प मिला, किस प्रकार से आपने स्टडी आईक्यू को कैसे उसके बारे में आप जाने और कौन कौन सा हेल्प आपको उससे प्राप्त हुआ? सर सबसे ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस मतलब बहुत मैं रेफ़र करती थी, करंट की भी बहुत अच्छी कवरेज रहती है, जो भी इश्यूज एनालिसिस भी होता है उसका। तो बच्चों को क्या आप सलाह देंगे कि उनको क्या नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब एग्ज़ाम के लिए आ गए हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम दे के आइए, रिजल्ट जो भी हो एग्ज़ाम तक अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और सिंस अभी प्रीलिम्स पास में है तो मैं बोलूँगी रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। जो भी आपने एक सोर्स सेलेक्ट करके रखा है अपने सर्टेन बुक करंट अफेयर्स के लिए या स्टैटिक सोर्सेज के लिए, उसी को बार बार रिवाइज करें, PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, और इतना अगर आप करके जाएंगे तो मुझे लगता है चांसेस हैं कि स्टडी आईक्यू पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आईक्यू, और आज हमारे सामने 70th BPSC टॉपर हमारे सामने रैंक 18 है। तो बेसिकली मैं आपको बधाई देता हूँ पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से। एक बार आप अपना जो है वो परिचय दे दें। जी सर, मेरा नाम वैष्णवी है और मेरी स्कूलिंग यहीं सर केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग BIT मिश्रा से सर कंप्लीट की है, और उसके बाद से सर फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में हूँ। एंड उसके बाद इससे पहले मेरा UPPCS में सिलेक्शन हो चुका है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस की पोस्ट पे, और उसके बाद सर आज ये रिजल्ट सामने है जो प्रोबेबली मुझे SDM बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपका गृह जिला कौन सा है? सर रही तो मैं शुरू से पटना में ही हूँ, बट मेरा नेटिव प्लेस सर जहानाबाद में है। ओके, जहानाबाद में। तो आपका जो उत्तर लेखन का माध्यम था वो क्या था? सर इंग्लिश मीडियम से। ओके, इंग्लिश मीडियम से था। तो रिजल्ट जब आपने देखा, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी इंतजार चल रहा था, चेयरमैन सर आए, उन्होंने बोला, उसके बाद आपका कैसा रिएक्शन रहा? पूरे पापा मम्मी सबका कैसा रिएक्शन रहा? सर पहले मैं ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि सिंस 2000 लोगों की लिस्ट है तो मैं देखूंगी कैसे, मैं सर्च करके देखूंगी PDF में या ऐसे सीक्वेंस में स्क्रॉल करूंगी, और कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि सर्चेबल PDF शायद नहीं आती है पहले। तो फिर मुझे लग रहा था सर्च करने पे हो सकता है नाम भी ना मिले, बट फॉर्चुनेटली फर्स्ट पेज पे ही मुझे अपना नाम दिख गया, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग रिएक्शन था। फिर 2-3 बार मैंने अपना रोल नंबर कंफर्म किया कि मैं ही हूँ या कोई और है। फिर इमीडिएटली मैंने मम्मी को बताया, भैया को बताया, फिर पापा को कॉल किया, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था बिकॉज ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता है। टॉप रैंक्स में हम खुद को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जल्दी, तो बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था सर। तो जैसे आपने कहा कि बहुत इमोशनल मोमेंट था, वैसे ही जब आप कही ना कि सर आपसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ी हूँ, तो वो मेरे लिए भी एक बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था कि भाई 18 रैंक आपका आया है और आपने करंट अफेयर्स पढ़ा। तो कैसे मतलब किस माध्यम से आप पढ़े, थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को? जी सर, करंट अफेयर्स में जनरली हम मंथली या ईयरली कॉम्पाइलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वो करने के बाद फिर मैं यूट्यूब वीडियोस जो आपकी आती थी, आई थिंक मुझे बजट सर्वे के भी कुछ वीडियोस आपने बनाए थे, तो वो मैं रेफ़र करती थी ताकि मेमोराइज करने में मुझे हेल्प हो पाए। और सिंस प्रीलिम्स अब बहुत फैक्चुअल नेचर का हो गया है, तो उसके लिए सर आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती थी। इवन ये 71st के एग्ज़ाम के भी कुछ दिन पहले मैं लास्ट तक आपके वीडियोस देख के याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं चीज़ें रिकॉल कर पाऊँ एग्ज़ाम हॉल में। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ये एक टीचर के लिए भी सर ये गर्व की बात होती है, और माता पिता के लिए तो गर्व की बात है ही, शिक्षक के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि जैसे ही हमने रैंक 18 सुना और आपने उस चीज़ को स्वीकार किया कि सर आपसे पढ़े थे, तो बहुत बढ़िया लगा। तो ये हमारे लिए भी एक इमोशनल मोमेंट था। प्रिपरेशन की जर्नी एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे कि BPSC की तैयारी आपने कैसे शुरू की? सर पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में थी, फिर सिंस उधर अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो एज अ बैकअप करियर फिर मैंने इसको प्लान किया कि ये एग्ज़ाम देते हैं, एक बैकअप करियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसी क्रम में सर ये पहले UPPCS वाली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, एंड देन मुझे इसकी अच्छी रैंक के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो बहुत बढ़िया।
तो आप जो है जैसे स्टडी आईक्यू के माध्यम से आपको क्या क्या हेल्प मिला, किस प्रकार से आपने स्टडी आईक्यू को कैसे उसके बारे में आप जाने और कौन कौन सा हेल्प आपको उससे प्राप्त हुआ? सर सबसे ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस मतलब बहुत मैं रेफ़र करती थी। करंट की भी बहुत अच्छी कवरेज रहती है, जो भी इश्यूज़ एनालिसिस भी होता है उसका। और जैसा मैंने बताया आपके वीडियोस में प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी ईयरली कंपाइलेशंस के लिए यूज़ करती थी। फिर फ्री रिसोर्सेज हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और फिर मॉक इंटरव्यू में मैंने स्टडी आईक्यू में दिया था। तो ये इन सोर्सेज से बहुत हेल्प मिली तो थी। जैसे पता चला कि मम्मी भी आपको मॉक इंटरव्यू में गई थी, जी जी तो मम्मी का साथ मतलब शुरू से ही रहा है। बिल्कुल सर। जैसा हम बोलते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड, तो वो मतलब वो चरितार्थ होता है यहाँ भी। और चाहे वो घर में हो या स्कूल में हो या कॉलेज के टाइम पे हो या पूरी प्रिपरेशन जर्नी में हो, ये मतलब पेरेंट्स का रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहता है। आज जैसे मम्मी से आपकी बात कर रहे थे, तो मम्मी जो है वो ये नहीं बोल पा रही थी कि मैं क्या कैसे खुशी जताऊं। तो मम्मी आपको कैसा लगा है, क्योंकि ये तो जानना चाहेगी पूरा जो स्टूडेंट है, वो भी जानना चाहेंगे, जो माएँ हैं स्टूडेंट की वो भी इसको देखना चाहेंगी। तो एक बार आप बताइए कि जब रिजल्ट आया तो कैसा आपको फील हुआ? हम तो थे नहीं, हम पूजा कर रहे थे, भगवान के पास थे। तो वहाँ से आए तो रास्ते में ही बताई हमको। तो मैंने शब्द ही नहीं निकल रहा था कि इसको हम क्या कहें। बहुत रोते जा रही थी। फिर हम अपने आप को संभाले तब ना इसको संभालेंगे। खुशी तो बहुत अपार खुशी हुआ, कह नहीं सकते हैं कि कितना खुशी हुआ है। बाकी माताओं से कहते हैं कि बच्चों को साथ दीजिए, बच्चों ज़रूर कामयाब होंगे। जब आप कामयाब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मदद करना होगा। बच्चे तो मिट्टी का घड़े हैं, इनको जिस तरह से ढालिएगा उस तरह से ढलते जाएंगे। तो हम तो सारा इसके पीछे सारा हम घर का काम काज छोड़ दिए, इसमें हम लगे हुए रहते हैं। कभी नहीं इस पर प्रेशर डालें कि हाँ कोई के एक गिलास पानी भी देना है तुमको, तो नहीं, तुम जितना पढ़ना है पढ़ते जाओ। लेकिन आज पढ़ाई रंग लाया तो हमको बहुत तसल्ली मिला है, लग रहा है कि हाँ कामयाबी मिल गया। अब देखिए आगे भगवान की कृपा। तो जैसे पापा का जो होता है ना, बहुत बार पापा का जो मेहनत है, दुख है, वो पापा जता नहीं पाते हैं। तो पापा से भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा पापा जब आपने पहली बार सुना कि रिज़ल्ट आया है, तो कैसा आपको लगा? क्योंकि इसकी जर्नी जो है वो तो मम्मा बता रही है जैसे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, हर समय जो है मम्मा का सपोर्ट रहा, तो पापा का कैसा? नहीं, मुझे पहले से ये आभास था कि इसका इसमें होना ही है, निश्चित है, और अच्छे रैंक आएंगे। मैं बराबर इससे कहा करता था कि तुम बहुत अच्छे रैंक से इसमें सक्सेस प्राप्त होगा, तुमको पूर्ण विश्वास था मुझे। तो पापा का तो पहले से ही विश्वास है कि भाई बेटी जो है वो बढ़िया रैंक लाएगी, और बेटी बढ़िया रैंक लेकर के आके जो है उन्होंने पापा मम्मी दोनों का नाम, देश का नाम, पूरे बिहार का नाम जो है वो ऊंचा किया है। अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा सवाल कि डेली आपकी रूटीन क्या रहती थी पढ़ाई को लेकर के? सर मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं जनरली रात में 10:30-11 बजे तक सो जाती थी, और सुबह मुझे लगता था फ्रेश माइंड में ज़्यादा अच्छा मेमोराइज़ कर पाती हूँ मैं। तो सुबह उठ के अपना डेली रूटीन ख़त्म करके फ्रेश वगैरह होके फिर मैं पढ़ने बैठती थी। सुबह के 2-3 घंटे पढ़ाई किया, फिर ब्रेक, खाना पीना, फिर एक सेकंड स्लॉट लगाया 2-3 घंटे का। उसके बाद फिर 1-2 घंटे का जो आफ्टरनून का टाइम होता है उसमें थोड़ा ब्रेक। शाम में कभी थोड़ा बाहर निकल जाती थी, मंदिर वगैरह चली गई या पार्क में चली गई, फ्रेश होकर रात को आके फिर पढ़ाई। तो कुल मिला के मतलब पढ़ाई के अराउंड ही सब रिवॉल्व करता था, बाकी सब कुछ सेकेंडरी था ये प्रिपरेशन के फेज में सर। ओके। तो तैयारी के दौरान क्या आपको लगता है कि आपने कोई गलतियाँ की, कुछ मिस्टेक भी हुआ, ऐसा कुछ आपको एहसास हुआ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो बाद में हम उस चीज़ को एहसास करते हैं। हाँ सर, जैसे एक तो मेरा जो इशू था, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करती थी मैं खुद पे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें, तभी आप मेहनत भी बढ़ा पाएंगे जब आपको खुद पे विश्वास होगा। सेकंड सर, एक प्रीलिम्स के केस में लगता है कि सिंस अब नेचर भी थोड़ा अनसर्टेन हो गया है, तो उस केस पे जब मैंने अटेम्प्ट करके मैं आई थी तो मेरे को लगता था ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, कम अटेम्प्ट कर दिया। मेंस में मैं कॉन्फिडेंट थी। मेंस में और डीआई सिंस हमारे ईयर में थोड़ा लेंदी आया था, तो मैं बोलूँगी डीआई को प्रैक्टिस बच्चे बढ़ाएं, क्योंकि अब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आने लगा है। यही कुछ सर मिस्टेक्स उस टाइम पे मेरे को लगे थे। तो बिहार में बहुत बार आप देखते होंगे ना कि फीमेल्स को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, बच्चियों को, उनको जो है वो कम उम्र में शादी करना। तो आप उन बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगी?
सर मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को चुनें। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पढ़ने दें। शादी वगैरह ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छुड़ा के शादी करेंगे तो वो कोई एक्स फैक्टर है। आप पढ़ाई करें, खुद को पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। तो हमारे साथ सैलानी सर भी हैं, तो सैलानी सर भी आपसे थोड़ा जो है वो कुछ बात करेंगे और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। इसमें सबसे पहले यही हम बात करेंगे मैम। एक तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और अच्छा, स्टूडेंट्स को जैसे 72nd अभी आ रहा है, तो आप भी उसमें लगे हुए थे जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो बच्चों को क्या आप सलाह देंगे कि उनको क्या नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब एग्ज़ाम के लिए आ गए हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम दे के आइए। रिजल्ट जो भी हो, एग्ज़ाम तक अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और सिंस अभी प्रीलिम्स पास में है तो मैं बोलूँगी रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। जो भी आपने एक सोर्स सेलेक्ट करके रखा है अपने सर्टेन बुक करंट अफेयर्स के लिए या स्टैटिक सोर्सेज के लिए, उसी को बार बार रिवाइज करें। PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ और इतना अगर आप करके जाएंगे तो मुझे लगता है चांसेस हैं कि क्लियर। अच्छा, बच्चे को मतलब मल्टीपल सोर्सेज की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी एक महीना भी हार्डली नहीं बचा है जुलाई में। अच्छा, स्टडी IQ बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है और आपको स्टडी IQ की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सर जैसा मैंने बोला, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत अच्छा अवेलेबल रहता था, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था। मॉक इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा पैनल था स्टडी IQ का, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। और बाकी सर मैं वही बोलूँगी, जो आप लोग अभी जैसा वर्क कर रहे हैं वही कंटिन्यू रखें तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों को जी। अच्छा, अभी जैसे अगर मान लो एक सोच करके देखते हैं, आप BPSC में ऑफिसर नहीं बनते, जी, अब तो बन चुके हैं, अब तो कोई ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस बात को थोड़ा सा नेगेटिव ले, जी। लेकिन अगर मान लो नहीं बनते तो आपका और क्या सपना हो सकता था? सर जैसा मैंने बताया, UPPCS में सिंस मेरा रैंक चलो इनको भी हटा देते हैं, इसके अलावा बताइए। सर मैं दोबारा एग्ज़ाम ही देती अभी तो फिर। अच्छा, मतलब टारगेट एक ही था? हाँ सर, जितना भी टाइम लगे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ही जाना था। हालांकि मैं मना नहीं करूँगी, लोगों को एक बैकअप करियर प्लान करना चाहिए। अगर आप कुछ डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज हो गए या MBA वगैरह की तरफ, सिंस मेरा इंजीनियरिंग था तो एक MBA का ऑप्शन था। तो ये सब चीज़ें आप साइड में बैकअप के लिए ज़रूर प्लान करें अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है इस प्रिपरेशन की जर्नी अच्छा, में। आपकी इस जर्नी में देखो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सर मदर का मेरी, और फिर फादर का। क्योंकि फादर साहब इमोशन दिखाते नहीं हैं। जी। उनके इमोशंस हमेशा छुपे रहते हैं, है ना, लेकिन अंदर बहुत बड़ा एक इमोशन तो बिल्कुल होता सर। है। फैमिली सपोर्ट के सर मैंने अपनी पूरी तैयारी घर से ही की है, तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो ये संभव ही नहीं है इतनी बड़ी पढ़ाई को घर से कर पाना। चलिए, आज आप एक ऑफिसर हैं, जी कल तक आप एक ऑफिसर नहीं थे, जी। तो अब आप अपने पुराने जो व्यक्तित्व था आपका, उसको कैसे अलग देखते हैं? सर अभी बदलाव तो आया है, एक दिन में जिंदगी बदल गई, तो उसको कैसे देखते हैं आप लास्ट में? सर अभी तो बहुत सिंक इन नहीं हो पाया एग्जैक्टली, बट हाँ कामनेस एक मुझे लग रहा है कि कामनेस, दिमाग को शांत करके ही चीज़ों को देखना एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है सिविल सर्विस में, जो इतने दिन में प्रिपरेशन के टाइम पे भी मुझे फील हुआ है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच एक मुझे लगता है कि वो चीज़ आई है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से रास्ता निकलेगा। अच्छा, एक और बच्चों को थोड़ा सा ना डाउट रहता है, NCERT के बारे में बताइए। NCERT को आप कैसे देखते हैं? बच्चों को अपनी प्रिपरेशन के टाइम NCERT कैसे देखना चाहिए? सर NCERT एक बेस मटेरियल है, तो मेरे को लगता है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो वो तो चाहे तो 6th to 12th स्किप भी कर देते हैं, बट जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको मुझे लगता है सर ज़रूर करनी चाहिए। इवन मैंने जो प्रीलिम्स क्लियर भी किया है उसमें साइंस के लिए मैंने सिर्फ NCERT को रेफ़र किया था 6 to 10th, तो उससे मेरा UPPCS का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ और BPSC का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो NCERT डेफिनेटली एक बेस है। यानी NCERT या स्टैंडर्ड बुक? स्टैंडर्ड बुक सर सर्टेन सब्जेक्ट्स की NCERT मतलब खुद में ही सफिशिएंट है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं भी रेफ़र करते, जैसे क्लास 11-12 की ज्योग्राफी की NCERTs हैं, तो उसमें अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं भी रेफ़र करते हैं तो वो सफिशिएंट है। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जा रहे हैं तो अपना बेस बना के उसके बाद जाइए, NCERT को स्किप मत अच्छा, करिए। एक बच्चों के मन में ना वहम रहता है, तो थोड़ा सा उसको भी आप कैसे देखते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन में आप किसको बेटर मानते हैं? सर सिंस मैंने तो ऐसे कोई कोचिंग नहीं ली थी तो डायरेक्टली कोचिंग का तो नहीं बता पाऊँगी, बट प्रिपरेशन मैंने घर से की थी, तो मुझे लगता है कि एक टाइम सेव हो जाता है अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो।
बिकॉज उससे आने जाने की थकान और बट ये मैं डिनाई नहीं कर सकती कि ऑफलाइन में बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मैंने ऑफलाइन किया नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं बता पाऊंगी सर। अच्छा, मंथ जैसे डेली न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ता है, जी उसको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या मंथली मैगजीन में आप सजेशन करें? सर मैं डेली न्यूज़पेपर करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और जब महीने के लास्ट में वो मैगजीन आ जाती है तो उससे आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या था मैम? बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में होंगे अभी ये जानने के लिए कि मैडम का डेली रूटीन क्या था। सर पढ़ाई के अराउंड ही पूरा दिन रिवॉल्व करता था। जैसा मैंने बोला, सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके फिर मैं पढ़ने ही बैठ जाती थी। फिर 2 घंटे 1.5 घंटे का जो भी स्लॉट रहा वो न्यूज़पेपर ख़त्म करती थी। न्यूज़पेपर के बाद थोड़ा करंट अफेयर्स के मैगजीन्स करती थी। मैगजीन्स के बाद फिर कोई जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट उस दिन का रूटीन रहता था वो सब्जेक्ट करती थी। उसके बाद फिर PYQs करती थी और फिर वही 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट में दोपहर में रात में पढ़ाई अच्छा, करती थी। 6 घंटे या 12 घंटे? सर 8 घंटे, 7 से 8 घंटे तक आप एवरेज रखिए और एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो ये 12 घंटे कहा जाता है ये? सर मुझे लगता है 12 घंटे रेगुलर रूटीन में पॉसिबल नहीं है। 2 में भी लोग करते होंगे बट मुझे लगता है कि 12 घंटे पॉसिबल नहीं है रेगुलर रूटीन में। 8 घंटे भी अगर आप ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ करते हैं तो वो बहुत एक अच्छा रूटीन है। अच्छा, अब आप एक लोगों के लिए आइडियल है ना भाई? बहुत सारा बच्चा आपको फॉलो करेगा और ख़ासकर वो बच्चियां जो घर से नहीं निकल पा रही थी, अपने आप में आप एक उनके लिए मोटिवेशन है। तो आप एक उन बिगनर्स के लिए जो बेटियां आज भी प्रिपरेशन के बारे में सोच रही हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? सर अब जैसा कोविड के टाइम पे सबसे अच्छी एक ये चीज़ हुई कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन एजुकेशन सेक्टर में हुआ है, तो अब बिल्कुल ये बैरियर नहीं है कि अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप ये एक्सक्यूज़ बनाएं कि सिंस मैं दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ तो प्रिपरेशन नहीं होगी। बिल्कुल आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप घर पे रह के ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करके, फ्री मटेरियल्स को यूज़ करके आप क्वालिफाई कर सकते अभी हैं। जो जिनको 73rd 74 देना है उनके लिए कोई? और जिनको 73rd देना तो डेफिनेटली आप अपना मेंस पहले तैयार करें क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट्स वास्ट हैं और जब एग्ज़ाम के 3-4 महीने रह जाएं तब आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट करें। अभी मेंस को अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करें, आंसर राइटिंग पे फोकस करें, उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो प्रीलिम्स पे शिफ्ट करें। BPSC की जो जर्नी रही है उसको एक वर्ड में कैसे फाइनलाइज करेंगे? कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। तो बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको, Thank you, है ना? और आप सब अभी मैम का 18th रैंक है लेकिन ओवरऑल अगर वो देखा जाए तो 19th है ना? तो आप देख रहे थे अभी मैम की बातें आप लोगों को काफ़ी सुनने में आई होंगी और मैं चाहता हूँ कि 73rd 74th या खासकर बिहार की बेटियाँ इस बात को समझें कि सिलेक्शन ईमानदारी से होगा, काम करने से होगा, कंसिस्टेंसी से होगा। और मैडम ने जो अभी आपको बहुत सारी बातें ऐसे बताई और यहाँ एक माँ के मतलब एक फीलिंग आप लोगों ने सुनी, एक पिता का एक एहसास जो अंदर जो एक इमोशन छुपा करके रखते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने कहीं उस चेहरे पर इमोशन यहाँ आमने सामने देखे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो मैम। अब वरुण सर आपसे एक बार। तो बस लास्ट यही है कि 72nd BPSC 26 जुलाई को होना है, तो एक बार छात्रों को ये मैसेज दे दीजिए क्योंकि छात्र जो है वो स्टार्टिंग में जो डायनेमिक टॉपिक होता है जैसे करंट, साइंस, टेक, साइंस, इन सब के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपका क्या उसके लिए मैसेज है छात्रों को ये 72nd BPSC के लिए? करंट के लिए तो डेफिनेटली मार्केट में ईयरली कंपाइलेशंस आ गए हैं, सिंस मैं खुद भी देख के आई थी कुछ दिन पहले। तो ईयरली कंपाइलेशन में किसी एक सोर्स को चूज़ करिए और उसको आप मेमोराइज करने पर जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, बट हमारे एंड से जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सर की वीडियोस देखें करंट अफेयर्स वाली, और जितना ज़्यादा आप मेमोराइज कर पाएँ वो मेमोराइज कीजिए उसको। और स्टैटिक रिसोर्सेज जो अब तक आपने फाइनल कर लिए होंगे उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और PYQs को एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, PYQs को जितना आप रिवाइज कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। अब लास्ट मोमेंट पे मॉक्स कम लगाएं और PYQs पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये वैष्णवी थी और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और छात्रों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगेन मैम, पूरी स्टडी IQ की टीम की तरफ से आपको ढेरों बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।